सियासत की बात संदीप शर्मा के साथ देखिए उदय न्यूज लाइव पर। नमस्कार, मैं हूं संदीप शर्मा, आप देख रहे हैं उदय न्यूज लाइव। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हरियाणा प्रदेश में बड़ौदा उपचुनाव को लेकर राजनीति बहुत गरमाई हुई है। इसी विषय की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बड़ौदा हल्के से ही एडवोकेट कमल मौर्य जी। कमल मौर्य जी एक राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे हम उनके जानते हैं, क्योंकि बड़ौदा जो है उनका हल्का है और इसी विषय की चर्चा के लिए हमने उनको आज अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। तो आइए बातचीत करते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मौर्य साहब, स्वागत है आपका स्टूडियो में। नमस्कार शर्मा जी। नमस्कार सर। मौर्य साहब, एक बात बताइए, जो अभी ये उपचुनाव बड़ौदा में हो रहे हैं, पहले तो जनता ये जानना चाहती है कि उपचुनाव होने का कारण क्या है, क्यों किए जा रहे हैं। ये छोटे सी इंट्रोडक्शन है, ये आप और मैं तो जानते हैं, लेकिन पब्लिक को पता होना चाहिए इलेक्शन क्यों हो रहे हैं, उपचुनाव क्यों हो रहे हैं। देखिए, आज के दिन जो मेरी हरियाणा राज्य की जनता है वो इस बारे में अच्छे से अवेयर है कि बाई इलेक्शन या उपचुनाव किसी कैंडिडेट के रिजाइन करने से या डेथ होने की वजह से होता है। अभी जो सिटिंग एमएलए थे श्री कृष्ण हुड्डा जी, जिनका देहांत अप्रैल 2020 में हो गया, तो उनकी मृत्यु होने की वजह से ये सीट खाली हुई है और कानून के अनुसार 6 महीने के अंदर अंदर यहाँ पे दोबारा चुनाव करवाना। अगर इसी विषय पे अगर बात करें तो अभी हाल ही में भाजपा सरकार ने प्रदेश में सुभाष बराला जी को लेकर उनको रिप्लेस किया है, ओपी धनखड़ जी को उनको लेकर आए हैं सीट पर। तो भाजपा ने जो ये गेम एकदम से पलटी है, तो क्या लगता है आपको, इनेलो, कांग्रेस और जेजेपी के जो जाट नेता हैं उनके लिए कितनी मुश्किल खड़ी कर दी है? देखिए शर्मा जी, किसी भी पार्टी का ये अंदरूनी मैटर होता है, किसको प्रधान बनाना है, किसको हटाना है। लेकिन ये सुगबुगाहट प्रधान बदलने की बीजेपी में उसी टाइम से शुरू हो गई थी जब बराला जी अपना इलेक्शन हार गए थे। लेकिन ये चलते चलते अब 9 महीने में जाके अब बड़ौदा बाई इलेक्शन के मौके के ऊपर जो चेंज किया गया है वो बीजेपी ने इसे ध्यान में रख के किया गया कि जो धनखड़ जी हैं नज़दीकी जज्जर एरिया से बिलोंग करते, बादली से उन्होंने इलेक्शन लड़के पहले मंत्री रहे, इस बार वो अपना इलेक्शन हार गए थे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए और एक बड़ा जाट चेहरा होने के नाते बीजेपी ने अपना कैंडिडेट जो प्रधान का था वो चेंज किया है। अच्छा। लेकिन ये कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर ग्रुपबाजी को भी शो करते हैं। इसी चीज़ को पद को लेके इसमें कैप्टन अभिमन्यु जी भी इंटरेस्टेड थे, उन्होंने भी लॉबिंग की। सीएम साहब भी चाहते थे कि उनका चहेता ही जो है प्रधान बने, क्योंकि किसी भी राज्य में सरकार चलाने के लिए प्रधान और सीएम को दोनों को एक घी खिचड़ी होना पड़ता है जी। तो पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है, बड़ौदा इलेक्शन है, उसी को देखते हुए जैसा कि जानते हो आप भी कि बड़ौदा हल्के में नियर अबाउट 50% जाट वोट बैंक है जी। उसी जाट वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए धनखड़ जी को जो प्रधान बनाया गया। अगर हरियाणा सरकार की बात करें तो भाजपा के लिए ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण रहेगा? देखिए, आज की जो सिचुएशन है उसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए चुनाव इतना ही महत्वपूर्ण है और अपने वजूद को बचाने के लिए इनेलो के लिए भी ये चुनाव इतना ही महत्वपूर्ण है। कांग्रेस को जो है अपने जो सीट है और अपना वोट बैंक है उसको बचाने की ये लड़ाई है, जबकि बीजेपी के लिए जो कही जाती है जाट बेल्ट, उसमें एंट्री के लिए ये चुनाव महत्वपूर्ण है। आज तक हुए 13 चुनाव में, बड़ौदा सीट पे 13 चुनाव हुए इस बाई इलेक्शन से पहले, उसमें बीजेपी ने एक बार भी अपना खाता नहीं खोला है। और अगर पिछला इलेक्शन हम छोड़ दें, आम चुनाव, उससे पहले बीजेपी कभी भी 5% पे नहीं पहुंची कि उसकी जमानत भी बची। अभी हाल ही में एक संवाददाता सम्मेलन में
सीएम साहब ने पत्रकारों को और लोगों को संबोधित करते हुए ये कहा था कि कांग्रेस को बड़ौदा उपचुनाव में उसी तरह से अपमानजनक हार का सामना करना पड़ेगा जिस तरह से वो पिछले साल जींद के उपचुनाव में उनके साथ हुआ था। तो क्या लगता है आपको, सीएम साहब का कॉन्फिडेंस है या और कॉन्फिडेंस? देखिए, अभी 5 साल पिछली सरकार खट्टर जी की और 9 महीने का ये समय, इस दौरान अभी तक धरातल के ऊपर ऐसा कोई भी बड़ौदा हल्के में ऐसा काम नहीं हुआ है जिससे सीएम साहब अपना कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सके। आज अगर मैं जिस पृष्ठभूमि से बिलोंग करता हूँ बड़ौदा हल्के की, उसके बारे में बता रहा हूँ कि ये एक ऐसा हल्का है जो तीन तरफ से गोहाना जो सिटी है उसके ऊपर से सराउंडिंग करता है। अच्छा। घोड़े के नाल की तरह से। अच्छा। और इसमें 54 विलेजेस हैं, लेकिन कोई भी कस्बा या शहर नहीं है इस हल्के में। और आज तक इसके अंदर कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, जैसा कि अगर कोई सुविधा दी गई है जिसके हिसाब से सीएम साहब अपना कॉन्फिडेंस दिखाए, तो मुझे नहीं लगता सीएम साहब जो कंपैरिजन कर रहे हैं जींद के साथ वो टोटली गलत है, क्योंकि जींद एक शहरी हल्का था जबकि बड़ौदा एक प्रॉपर एक ग्रामीण हल्का है जिसमें कोई शहर बिलोंग नहीं करता, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई एजुकेशन सिटी नहीं है। धरातल के ऊपर कोई काम आज तक सिर्फ बीजेपी ने नहीं, किसी भी सरकार ने नहीं करवाया। इससे पहले 2 बार कांग्रेस वहाँ से विनिंग रही है राज में, उससे पहले 3 बार इनेलो के जो है वहाँ से एमएलए रहे हैं जी। लेकिन धरातल के ऊपर किसी ने भी अगर कोई कहे विकास का काम करवाया है, आज तक नहीं हुआ। भाजपा की ओर से योगेश्वर दत्त को प्रत्याशी बनाने के संकेत मिल रहे हैं, जबकि इनेलो और कांग्रेस ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया। क्या लगता है आपको, योगेश्वर दत्त को दोबारा से प्रत्याशी बनाए जाने के लिए भाजपा की ओर से सही कदम है? देखिए, पिछली बार भी जो उनके कैंडिडेट थे योगेश्वर, बिल्कुल दूसरे नंबर पे रहे थे। तीसरे नंबर पे जेजेपी के कैंडिडेट थे, पहले पे श्री कृष्ण हुड्डा जी थे जो आज नहीं है हमारे बीच में, जिसकी वजह से उपचुनाव। तो अब जो है वो पिछली बार दूसरे नंबर पे रहे थे जी, तो वो अपना क्लेम करते हैं जी। लेकिन सिचुएशन वहाँ पे कुछ और भी है कि क्या बीजेपी वहाँ से मेजॉरिटी कास्ट को इग्नोर कर सकती है? क्या उन्होंने जिस कास्ट को ध्यान में रखते हुए धनखड़ जी को प्रधान बनाया है जी, क्या वो उस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं? दूसरा, एक अच्छे खिलाड़ी होने के नाते योगेश्वर जी अपना क्लेम करते हैं और ये चाहते हैं कि उनको मिले। तो आपका मानना है कि मतलब योगेश्वर दत्त को दोबारा मौका दिया जाना चाहिए? देखिए, ये पार्टी की अपनी अंदरूनी पॉलिसी है कि वो उनको दोबारा मौका देते हैं या नहीं देते हैं। तो क्या समीकरण के हिसाब से उनको अगर दोबारा प्रत्याशी बनाते हैं, तो जैसे कि आपने कहा कि वो दूसरे सेकंड पोजीशन पर रहे थे, दूसरे स्थान पर रहे थे, तो दूसरा स्थान उस वक्त उनका तब आया था, तो क्या अब उनको दोबारा से अगर मौका मिलता है तो क्या वो पहला स्थान अर्जित करने में सक्षम होंगे? देखिए, दूसरा स्थान उस समय आया था जब एक नारा था अब की बार 75 बार। बिल्कुल। जबकि धरातल पे हमने रिजल्ट देखा कि मुश्किल से हमने पाला 40 का पकड़ा। बिल्कुल। और शायद दूसरी तरफ अपोजिशन की अगर ग्रुपबाजी ना होती तो ये पाला 30 पे भी आ सकता है। तो वो 75 पार का नारा और आज अपने वर्चस्व को बचाने का नारा है जी। तो उस समय की स्थितियाँ और आज की स्थितियाँ टोटली अलग है। उस समय जो हमारे कैंडिडेट थे बीजेपी के योगेश्वर जी, उनका कोई विरोध नहीं था, लेकिन अब तक योगेश्वर जी ने गांव में आकर ऐसा कोई काम नहीं करवाया है। दूसरा, उन्हीं की पार्टी के जो अदर कैंडिडेट हैं वो उनकी खिलाफत पे है जी। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर भाजपा कैप्टन अभिमन्यु को मैदान में उतारती है तो कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा की धर्मपत्नी आशा हुड्डा को प्रत्याशी बना सकती है, और आशा हुड्डा भारी वोटों से
जीत सकती है, तो ये संभावना व्यक्त कर रही है कांग्रेस। देखिए, ये राजनीति जो है संभावनाओं का खेल है। इसमें हम आज के दिन ये नहीं कह सकते कि कैप्टन अभिमन्यु वहाँ से प्रत्याशी होंगे, लेकिन जो संभावना आपने बताई है, अगर वो अपनी बोफोर्स को लेके आते हैं जी तो शायद कांग्रेस भी अपनी किसी बोफोर्स को तो लेके आएगी जी या अपने किसी राफेल को लेके आएगी। जी तो इस सिचुएशन में अगर इलेक्शन का मजा लेना है, वास्तव में सीरियस कैंडिडेट के हिसाब से इलेक्शन लड़ेगी कांग्रेस, तो हो सकता है कि वो सीएम जो एक सीएम है हुड्डा जी, उनकी पत्नी को लेके आए, ताकि सारे के सारे जो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स हैं कांग्रेस के जी सभी एक लाइन में होकर अपना कंपेन करें, एक दूसरे की टांग खिंचाएगी। मतलब आपसी कलह से बचा जा आपसी कलह को, ग्रुपबाजी को अवॉइड करने के अवॉइड लिए, किया जा सकता है, ताकि सारे एक टारगेट के साथ इलेक्शन को कंटेस्ट करें। जेजेपी को कितना बेनिफिट मिल सकता है भाजपा के साथ क्लब होने की वजह से? देखिए, जो जेजेपी का ये दूसरा इलेक्शन है बड़ौदा हल्के में, या कहो तो तीसरा इलेक्शन भी कह सकते हैं। पहला इलेक्शन उनका एज ए एमपी का उन्होंने वहाँ कंटेस्ट किया, तकरीबन 10,000 के आसपास उनकी वोट आई बड़ौदा जी। दूसरा इलेक्शन बड़ौदा का एमएलए का ये जनरल इलेक्शन था जिसमें उनके कैंडिडेट भूपेंद्र मलिक जी थे, जो तीसरे नंबर पर रहे और तकरीबन 32,000 के आसपास वोट उन्होंने लिए। लेकिन वो इलेक्शन और आज का इलेक्शन टोटली अलग है। वो इलेक्शन बीजेपी ने के अगेंस्ट लड़ा गया था जेजेपी के द्वारा, और जेजेपी ने जो वोट मांगा था वो कांग्रेस और बीजेपी के अगेंस्ट मांगा, और जो 32,000 के आसपास जो वोट मिले जेजेपी कैंडिडेट को, जो कि पहले कांग्रेस का कैंडिडेट प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट होता था, तो वो वोट उन्हें बीजेपी के अगेंस्ट वोट मिले। आज की सिचुएशन में अगर वो इलेक्शन, पहली बात तो वो कंटेस्ट नहीं कर पाएंगे, एक ही कंटेस्ट करेगा बीजेपी या जेजेपी। दूसरा, अगर वो कंटेस्ट करते हैं तो अलायंस वैसे ही खत्म होता है जी। तो इस सिचुएशन में मैं ये मानता हूँ कि जेजेपी जो है सिर्फ यहाँ सिचुएशन में लूज करने जा रही है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो बड़ौदा में पब्लिक ने जो वोट दिया था जेजेपी को, तो वो एक इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने के लिए दिया गया था, तो इस विचार के साथ कहीं ना कहीं असहमति आती है कि जेजेपी को पब्लिक ने वोट दिया उनको इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बनाने के लिए कि उनको सरकार में आए, अब वो उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हो, तो कहाँ फर्क पड़ेगा इस चीज़ को? देखिए, जो शर्मा जी, मैं आपसे और मेरे से ही लेता हूँ एग्जाम्पल जी। अगर मैंने किसी को चुनना है किसी के अगेंस्ट, मैं तभी उसको चुनता हूँ जब जो अदर कैंडिडेट हैं मैं उनको ना चाहता हूँ, तभी मैं आपको सपोर्ट करूँ। बिल्कुल। और आपको सपोर्ट करने के बाद अगर मुझे निराशा हाथ लगे बिल्कुल। तो शायद मैं आपको दोबारा मौका नहीं देना चाहूँगा जी। तो वही सिचुएशन यहाँ जेजेपी की थी कि उन्होंने जेजेपी को वोट मिले बीजेपी के अगेंस्ट, लेकिन यहाँ फिर आते ही वो बीजेपी के साथ मिल गए। बिल्कुल। आज उन्हीं 32,000 वोटों में से तकरीबन आधे वोट इसी बात पे उनके अगेंस्ट चले जाएंगे, जो बीजेपी या जेजेपी के उनके अगेंस्ट किसको जाएंगे वो डिपेंड करता है कि आगे से कैंडिडेट कितना अच्छा आता है। क्या लगता है कि मुकाबला कितना कड़ा होगा, बीजेपी का और कांग्रेस का ही मुकाबला समझा जाए फिर इसको? देखिए, आज के सिचुएशन में मैं ये मानता हूँ जींद बाई इलेक्शन से दिलचस्प इलेक्शन ही होगा, और जो चुनाव है आते आते लास्ट तक सिर्फ दो ही पार्टियों में, बीजेपी प्लस जेजेपी और कांग्रेस के बीच में होगा। अगर बीजेपी इस उपचुनाव में जीत हासिल करती है तब तो एक अलग विषय है, कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस आ जाती है तो हरियाणा में जो सरकार बीजेपी की सरकार है उस पर क्या प्रभाव रहेगा? उसका प्रभाव वही होगा जो 9 महीने पहले अगर हमारे हरियाणा में बीजेपी एक सीट भी लूज करती तो उसका इम्पैक्ट एमएलए इलेक्शन के ऊपर आता, और जो 75 पार से आते आते 40 पे रुकी है वो हो सकता है 20 या 25 तक आगे रुकती है। तो अगला जो इलेक्शन होगा एक किस्म उसका सेमीफाइनल है बड़ौदा बाई इलेक्शन।
हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए और साहब, मेरे मन में एक जिज्ञासा है जानने के लिए कि आप क्या समझते हैं कि बीजेपी का कौन सबसे मजबूत दावेदार हो सकता है इस उपचुनाव में, कौन प्रत्याशी हो सकता है? देखिए, आज के दिन जो वहाँ पे कैंडिडेट हैं, लोकल जो कैंडिडेट, दो बड़े कैंडिडेट हैं, जिसमें एक आपने बताई योगेश्वर शर्मा जी, बड़े अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। दूसरा डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल है, जो कि आम लोगों के बीच में काफ़ी अपनी पैठ रखते हैं जी। जो दो और जो लोकल कैंडिडेट हैं, उसमें एक मेरे गांव से ही हैं जी, भूपेंद्र मोर हैं, और एक विकास नरवाल हैं जी, वो डॉक्टर कपूर नरवाल जी के गांव से ही काम करते हैं। लेकिन अगर पिछला सिनेरियो देखा जाए आज तक का राजनीति के हिसाब से, योगेश्वर दत्त ने पिछला इलेक्शन लड़ा, उससे पहले 2 इलेक्शन डॉक्टर कपूर नरवाल जी ने जो है इनेलो के सीट पे लड़े। अच्छा। और उन्होंने तकरीबन 45,000 के आसपास वोट लिए। उनकी अपनी छवि, उनके परिवार की छवि के हिसाब से वो तकरीबन 20,000 के आसपास अपना एक अच्छी बैठ हो हल्के में रखते हैं। क्या लगता है आपको, किसके ऊपर दाव खेलना उचित होगा? देखिए, ये पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है, किसके ऊपर वो दाव खेलते हैं। लेकिन कैंडिडेट के हिसाब से मैंने बता दिया, पृष्ठभूमि के हिसाब से किसका क्या है। और अगर यही बात हम कांग्रेस पार्टी की करें तो कौन उचित दावेदार नजर आता है कांग्रेस की तरफ से? देखिए, आज के दिन कांग्रेस में अगर देखा जाए बीजेपी से बड़ी लाइन है। किसी भी पार्टी में आज के दिन इतने प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट नहीं है जितने कांग्रेस में। जी बिल्कुल। तो कांग्रेस के लिए वहाँ टिकट डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है। कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि आशा हुड्डा एक, देखो, उसमें समर्थित अपनी पार्टी का प्रत्याशी रहेंगे ग्रुपिज्म को रोकने के लिए जी, तो शायद यही उनका एक बेस्ट कैंडिडेट होगा जो सभी उनके साथ लग के चले। और साहब, एक जाते एक आखिरी सवाल पे चर्चा करना चाहूँगा। हम 3 पार्टियों के विषय में तो हम बात कर ही चुके हैं, एक पार्टी रह जाती है इनेलो। इनेलो का बड़ौदा जो है राजनीतिक लड़ रहा है, तो क्या लगता है इस बार उनकी वर्चस्व की लड़ाई किस तरह रहेगी? क्या उनकी कोई वापसी की उम्मीद नजर आती है? देखिए, मैंने पहले भी बताया आपको कि 13 इलेक्शन में से 7 बार इनेलो बड़ौदा से जीती जी। कभी ये इनेलो का गढ़ रहता था, और वो गढ़ भी ऐसा जिसको ये कहते थे कि यहाँ से तो जीतना इनेलो का ही है, चौधरी देवीलाल के आशीर्वाद से जो भी कैंडिडेट आए वो बिल्कुल। लेकिन आज की सिचुएशन में जो है, एक इनेलो एक ऐसी पार्टी है इस इलेक्शन में जिसके पास खोने को कुछ नहीं है। वो सिर्फ यहाँ से गेन ही करके जाएगी। अच्छा। पिछली बार जो कैंडिडेट रहे थे इनके, जोगेंद्र मलिक जी हल्के प्रधान थे, वो 6,000 के आसपास वोट लेके गए थे। इस बार जो भी उनको वोट मिलती है वो उनका गेन ही होगा, और उनके पास लूज करने को। लेकिन जो उपस्थिति पिछले दिनों अभय चौटाला जी ने सदन में और सदन के बाहर तो दोनों जगह दिखाई, एक विपक्ष की भी भूमिका निभाई, और जो कुछ वोट बैंक उनसे टूट के जेजेपी के साथ गया था उसने भी वापसी की। तो मुझे लगता है कि यहाँ से इनेलो कुछ गेन करके जाएगी। एक छोटा सा आखिरी में एक सवाल यह है कि इनेलो के पास बाकी पार्टियों के मुकाबले में जो उनके पास प्रत्याशी हैं, उनके मुकाबले में उनकी तरफ से कौन प्रत्याशी ऐसा मजबूत है जो दावेदारी सिद्ध कर पाए? देखिए, वहाँ पे जो भी आज के दिन, पहला तो उनके प्रधान है जोगेंद्र मलिक जी हैं जी, दूसरा राजेंद्र मोर जी हैं, रिटायर्ड DIG हैं जी, और ओलंपियन रेसलर भी रहे हैं जी। लेकिन एज को और उसको देखते हुए जोगेंद्र मलिक ही मुझे भावी प्रत्याशी नजर आ रहे हैं। और मलिकों के जो 12 गांव हैं, 54 में से 12 गांव मलिकों के हैं बड़ौदा के। कहीं ना कहीं मतलब उनको दावेदारी उनकी मजबूत नजर आती है। और एक हल्के प्रधान और डेडिकेटेड वर्कर जो रहे हैं कि उस भूचाल में भी वो इनेलो के साथ खड़े रहे जी। तो
तो उनकी दावेदारी मुझे मजबूत नजर आती है। बहुत साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शर्मा जी। और दिल बड़ा से आपके साथ जो चर्चा की हमने बड़ा अच्छा लगा व्यक्तिगत तौर पर, और मैं दर्शकों से अपील भी करूंगा इस चर्चा को समझे। आपने जो समीकरण दिए हैं वो उनके लिए बड़े उपयोगी साबित होंगे। मैंने संभावनाओं पे प्रकाश डाला, संभावनाओं पे आपने प्रकाश डाला, बिल्कुल। और आपका बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। धन्यवाद। चाय पे चर्चा कमल मोर जी के साथ बड़ौदा उपचुनाव को लेकर। अभी एक छोटी सी एक लाइन याद आ रही है, कहा जाता है कि वक्त, मौसम और संभावनाएं बदलती रहती हैं। कुछ इसी प्रकार की प्रतिक्रिया रहेगी बड़ौदा उपचुनाव को लेकर। कुछ नया सुनने में, आपको बताने के लिए हमारे पास कुछ होगा, कुछ नई संभावनाएं आएंगी तो हम आपके रूबरू फिर से होंगे, किसी और मुद्दे पर राजनीति पर चर्चा करेंगे। देखते रहिए उदय न्यूज़ लाइव। नमस्कार।